Now we come to the third technique of Taylor. After motion study, method study, now the another technique is your time study. Time study technique Taylor की क्या बोलती है? This technique is basically helping us to determine the standard time taken by the worker of reasonable skill and ability to do a particular task. एक पर्सन जिसके अंदर रीजनेबल स्किल एबिलिटी है वो कितना स्टैंडर्ड टाइम उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए लेगा वो हम डिटरमाइन करते हैं टाइम स्टडी से। तो बोलता है कि टाइम स्टडी में क्या कर रहा है, वो जो भी जॉब है दैट जॉब इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ एलिमेंट एंड द टाइम टेकन टू परफॉर्म ईच एलिमेंट वाज डिटरमाइंड बाय टेलर by various measuring devices such as stopwatches. ऑब्जर्व किया टेलर ने वर्कर को, काम को अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड किया और हर एलिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए वो स्टडी में स्टॉप वॉचेस के थ्रू ऑब्जर्व किया गया और एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला गया कि ये पर्टिकुलर टास्क इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिस स्टडी depends upon three factors: volume and frequency of task, cycle time of operation, कितनी बार आप उस काम को कर रहे हैं, and time measurement cost. Very important point which must be included in this technique. What was the objective of time study? Time study के तीन objective थे. Number one, to determine number of workers to be employed. इस टाइम स्टडी के थ्रू हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इतना प्रोडक्शन करना है तो कितने लोग चाहिए उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, नंबर ऑफ यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए। नंबर टू, टू फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड नंबर थ्री, टू डिटरमाइन टोटल लेबर कॉस्ट। अब देखिए, मान लीजिए मेरे वर्कशॉप पे कार्डबोर्ड का प्रोडक्शन, अब एक कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने के लिए वर्कर 30 मिनट्स लेता है। दैट मीन्स इन 30 मिनट्स ही इज एबल टू प्रोड्यूस वन कार्डबोर्ड बॉक्स। सो दैट मीन्स इन 1 hour ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस 2 boxes। अगर हम स्टैंडर्ड टाइम देखें तो वर्कर कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे। 1 घंटा आप रेस्ट इंटरवल का हटा दीजिए तो हाउ मेनी आवर्स ही इज वर्किंग, 7 hours। 7 hours अगर एक वर्कर काम करता है तो कितने बॉक्सेस बना पाएगा, 14 boxes। 14 boxes he will be able to produce, and if I have fixed the wage rate that I am going to give 5 per box, the total labor cost if I calculate per worker would be 14 multiplied by 5 because I fixed 5 per box. That means each labor I need to pay 70 rupees. If I have 10 laborers in my organization, then total wages paid per day to those 10 laborers would be 700 rupees. Second point होता है to frame suitable incentive scheme. मान लीजिए कोई वर्कर जो है वो 7 घंटे काम करके 14 बॉक्सेस की जगह 16 बॉक्सेस बना सकता है। तो दैट मीन्स आई कैन कैटेगराइज दैट पर्सन एज एन एफिशिएंट वर्कर एंड ही कैन बी गिवन सूटेबल इंसेंटिव्स। जितना वेज रेट में और वर्कर्स को दे रही हूँ उससे ज्यादा एडिशनल पेमेंट मैं उसको कर सकती हूँ। सो दिस टाइम स्टडी इज हेल्पिंग मी टू डिटरमाइन कितने लोग चाहिए मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम को पूरा करने के लिए। नंबर 2, कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, कौन सा इनएफिशिएंट है, अकॉर्डिंगली मैं इंसेंटिव स्कीम उनके लिए डिटरमाइन कर सकती हूँ। एंड नंबर 3, कितनी टोटल लेबर कॉस्ट मेरी लगेगी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेबर्स वर्किंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन। सी हियर, इफ आई से each worker is able to produce 14 boxes and I want 140 boxes to be produced every day. That means I need at least 10 workers every day to produce those 140 boxes. So I can determine
Number of workers also, I can determine how much incentive to be given to the efficient worker, and I can also determine the total labor cost. Three important objectives of time study. Next study is your fatigue study. Fatigue का मतलब क्या होता है? Tiredness. हमें पता है कि अगर कोई वर्कर को हम कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप काम कराएंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या? He is going to have all type of physical and mental tiredness, and he will not be able to concentrate on his work, and definitely the quality of output is going to be affected. तो fatigue study technique से टेलर ने ये डिटरमाइन किया, two important things he determined: the amount and frequency of rest interval for completing the task. टेलर के हिसाब से एक ब्रीफ रेस्ट इंटरवल वर्कर को देना जरूरी है ताकि वो अपने लॉस स्टेमिना को रीगेन कर सके, और जब वो अपना लॉस स्टेमिना रीगेन करेगा तो अल्टीमेटली उसकी काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। टेलर के हिसाब से उसने वर्कर्स को ऑब्जर्व किया और देखा कि कितने देर तक वर्कर एफिशिएंटली काम कर सकता है और कब वो टायर्ड हो जाता है। उसके हिसाब से उसने डिसाइड किया कि कितनी फ्रीक्वेंसी का और कितनी देर का रेस्ट इंटरवल वर्कर को देना जरूरी है। फटीग स्टडी में ही सेज दैट अगर वर्कर, इफ इट इज अ वेरी हैवी मैनुअल वर्क बीइंग डन बाय द वर्कर, then in that case the frequency of rest interval should be more as compared to the work which is not heavy. The heavy manual work should be, the worker should be given large number of rest intervals. और बता रहा है कि अगर इस fatigue study से ये फायदे हुए that one can avoid the possibility of accidents, rejections and industrial sickness. Accidents, अगर वर्कर से हम कंटिन्यूसली मशीनरीज पे काम कराते जाए और वो थक जाएगा तो डेफिनेटली एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिजेक्शंस, क्वालिटी ऑफ आउटपुट पर इफेक्ट पड़ेगा अगर वर्कर टायर्ड होते हुए कंटिन्यूसली काम कर रहा है। और इंडस्ट्रियल सिकनेस, दैट मींस ही इज गोइंग टू डेवलप मोनोटनी फॉर द वर्क इफ ही इज वर्किंग कंटिन्यूसली विदाउट एनी हॉल्ट इन बिटवीन। ये बोलता है कि कारण क्या है। इस टेक्निक में टेलर ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की व्हाट आर द कॉजेस ऑफ टायर्डनेस, फटीगनेस ऑफ द वर्कर्स। ही फाउंड आउट देयर वर 3 कॉजेस। नंबर 1, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बहुत लंबे समय तक अगर नॉन स्टॉप कंटिन्यू काम करता जा रहा है तो डेफिनेटली वो टायर्ड होगा। नंबर 2, डूइंग अनसूटेबल वर्क, दैट मींस जो काम वर्कर कर रहा है वो उसकी स्किल के हिसाब से नहीं है तो he will find that work to be unsuitable, which is going to increase his tiredness. Number 3, uncordial relationship with the boss. काम कर रहा है, ऑनेस्टी से कर रहा है, बिल्कुल फेथफुल होकर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड है, फिर भी अगर बॉस बीच में आकर के खटपट करता रहता है तो डेफिनेटली उसकी उस खटपट से उसे टायर्डनेस फील होगी। And number 4, bad working conditions. That means the environment in which the person is working is not suitable. Where he should be given the facility of AC, he is not even given the facility of fan. Definitely the work conditions are not congenial, not proper for the workers to work in such a environment. So these are the few causes of fatigue. He says such hindrances in good performance should be removed. ये जो रुकावटें आ रही हैं अच्छी परफॉर्मेंस में वर्कर की, ये रिमूव की जा सकती हैं और फटीग स्टडी के द्वारा टेलर ने इन हिंड्रेंसेस को रिमूव करने की कोशिश की। तो हमने यहाँ पर 4 स्टडी देखी: मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। इफ वी ऐड ऑल दीज 3-4, मोशन स्टडी प्लस मेथड स्टडी प्लस टाइम स्टडी प्लस फटीग स्टडी, it is equivalent to work study. Thank you. That's all for today. If you have any queries, please comment.